Good morning, my dear student. This is Kumar Saurav, and first of all, welcome to VS Adda. कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर. सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है अपना न्यू बैच को स्टार्ट कर दिया है और उस बैच का हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक से एडवांस का सफर तय करेंगे. और आज जो है हम लोग बेसिक पार्ट को ही कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों. तो सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में चर्चा किया था. सेकेंड क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स को स्टार्ट किया था, कि बेसिक इंफॉर्मेशन को स्टार्ट किया था, जैसे कि इंग्लिश क्या है. तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें स्किल्स की आवश्यकता होती है. लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरत हमको किसकी पड़ती है, तो सर साउंड की पड़ती है. तो साउंड कितने, मतलब ये सारे चीजों की जानकारी जो है हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे मेरे प्यारे बच्चों. तो जिन बच्चों ने पिछले क्लास को ना देखा है वो जाके हमारे चैनल को विजिट करेंगे और प्ले लिस्ट में देखोगे, लिखा हुआ रहेगा बेसिक फाउंडेशन 01. तो वहां पे तुम आराम से जाके विजिट करके सारे क्लास को देख सकते हो. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. चलिए, तो आज जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. और आज हमारा जो है क्लास नंबर 3 है. क्लास नंबर कितना है बच्चों? क्लास नंबर 3 है. सो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक से ही रिलेटेड पढ़ेंगे. तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कल जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम लोग जो है आज का क्लास को आगे बढ़ाएंगे. सो मेरे प्यारे बच्चों, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में लैंग्वेज है. क्या है सर? लैंग्वेज. और इसी लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग भाषा बोलते हैं. समझ में आ रही बातें बच्चों? तो हम लोग जो है सीखे थे कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में क्या है सर? लैंग्वेज. और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है स्किल्स की. किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्किल्स की. और स्किल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? तो स्किल्स को हिंदी में हम लोग कौशल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कौशल. और ये कौशल कितने होते हैं सर? तो हम लोगों ने कल शॉर्टकट में सीखा था कि L फॉर लिसनिंग, R फॉर रीडिंग, S फॉर स्पीकिंग और W फॉर राइटिंग. LRSW. तो हम लोग जो है सीखा कि स्किल्स जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स की आवश्यकता होती है. 4 स्किल्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए. कौन कौन सी सर? तो लिसनिंग, रीडिंग. समझ में आ रही बातें? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग. लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग. तो हम लोगों ने कल यह सीखा. उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है. किसकी आवश्यकता होती है सर? साउंड की. और साउंड को हिंदी में ही हम लोग ध्वनि बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? ध्वनि बोलते हैं. और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितना होता है सर? तो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड जो है वो 44 होता है. वो कितना होता है? 44 होता है. और इसी में हम लोगों ने सीखा था कि एक होता है वोवेल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड. तो वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड. तो वोवेल साउंड कितना होता है सर? कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है और वोवेल साउंड 20 होता है. वोवेल साउंड 20 होता है. तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा. इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जो साउंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता कहाँ से है सर? जो साउंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता कहाँ से है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि जो साउंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिंबल के द्वारा आता है. किसके द्वारा आता है सर? सिंबल के द्वारा. साउंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में सिंबल के द्वारा आता है. कैसा सिंबल सर? तो वो होता है मीनिंगफुल सिंबल. कैसा सिंबल सर? मीनिंगफुल सिंबल. मतलब एक ऐसा सिंबल जिसका कि एक मीनिंग निकले, मतलब जिसका एक सार्थक चिन्ह हो. क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? जिसका एक सार्थक
चिन्ह हो। जैसे मीनिंगफुल सिंबल, जैसे मैंने बोला ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो हर कोई पढ़ सकता है कि ये सी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो आराम से पढ़ सकते हो कि यह डी लिखा हुआ है। तो इसी मीनिंगफुल सिंबल के द्वारा जो है भाषा में साउंड की उत्पत्ति होती है, साउंड जनरेट होता है। और लैंग्वेज भाषा में, लैंग्वेज में इसी मीनिंगफुल सिंबल्स को हम लोग लेटर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? लेटर्स के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हर कोई बता देगा कि 26 होते हैं सर। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इसके भी दो कैटेगरी बढ़ जाती है, एक बढ़ जाती है कॉन्सोनेंट लेटर और दूसरा हो जाता है वोवेल लेटर। तो वोवेल लेटर सर 5 होता है और कॉन्सोनेंट लेटर 21 होता है। और ये वोवेल लेटर जो होता है वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वोवेल लेटर हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बच गया सर, जैसे बच गया बी, सी, डी, एफ, ये सारे हो गए कॉन्सोनेंट लेटर। वो सारे क्या हो गए सर? वो हो गए कॉन्सोनेंट लेटर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि यह जो लेटर 26 होते हैं, अगर हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज वे में ए टू जेड लिख दूं, जैसे मैं लिख रहा हूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये मैंने सिस्टमेटिक वे में ए से लेके जेड तक हम लोगों ने इस 26 लेटर को क्या किया सर? इस 26 लेटर को अरेंजमेंट वे में लिख दिया। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 26 लेटर को मैंने लिखा है, इसी 26 लेटर को इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इसी अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? वर्णमाला। तो ये जो आप इंग्लिश अल्फाबेट आप जो देख रहे हो ना, ये जो आप इंग्लिश अल्फाबेट देख रहे हो, जो 26 लेटर एक अरेंजमेंट वे में लिखा हुआ है, इसी को हम अल्फाबेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अल्फाबेट बोल देते हैं। और इसी अल्फाबेट में जो 26 लेटर है, इसी 26 लेटर से हम अगर एक यूनिट बनाए, एक लेटर्स का यूनिट बनाए, जैसे लेटर्स का यूनिट मैं बनाया, जैसे बी, ओ, वाई, मैंने यहां से बी उठाया, यहां से ओ उठाया और यहां से वाई उठाया, और इसको उठाने के बाद मैं एक लेटर्स का यूनिट बनाया बी, ओ, वाई। तो इसका एक अर्थ निकल रहा है सर, इसका एक अर्थ निकल रहा है, और वो अर्थ निकल रहा है बॉय मतलब लड़का। बॉय मतलब लड़का, मतलब कि लेटर्स के मदद से हम जो है एक यूनिट तैयार करेंगे। यूनिट को इकाई बोलते हैं। एक यूनिट तैयार करेंगे और वो जो यूनिट होगा एक मीनिंगफुल यूनिट होगा, मतलब उसका कोई ना कोई एक मतलब निकलेगा, उसका एक मीनिंग निकलेगा, और उस यूनिट को ही जो है हम वर्ड के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे सर? वर्ड के नाम से जानेंगे। तो आगे जो है अल्फाबेट के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड। वो क्या है सर? वर्ड। तो वर्ड का डिफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वर्ड का डिफिनेशन है, वर्ड अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो देखो कितना प्यारा डिफिनेशन दिया हुआ है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मतलब कि एक ऐसा सार्थक यूनिट जो लेटर से बना हुआ है उसी को हम वर्ड बोलेंगे। एक मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, जैसे मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए जैसे CUP, कप मैंने पता ही है सर क्या होता है, BAT, ये सारे कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं सर? ये सारे आ रहे हैं वर्ड के कैटेगरी में। PEN,
ये सब एक यूनिट है जिसका कि ये क्या हो रहा है, मीनिंगफुल है, मतलब जिसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है, जिसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। कप है, बैट है, पेन है, समझ में आ रही है बात है, बॉय है, कार है, ये सब का एक यूनिट है, मीनिंगफुल यूनिट है। और इसी मीनिंगफुल यूनिट को जो है हम लोग वर्ड के नाम से जानते हैं। वर्ड को हिंदी में शब्द बोलते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, शब्द बोलते हैं। तो देखो ये सारे जो वर्ड्स हैं, अब जैसे मैं लिख दूं CXP, तो ये वर्ड है सर, तो बोलोगे नहीं सर ये वर्ड के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। तो जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा है बच्चा, वो वर्ड के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वर्ड का डिफिनेशन क्या हुआ सर, वर्ड का क्या समझे सर, तो वर्ड जो है वो एक मीनिंगफुल यूनिट बनाएगा, किसके द्वारा, लेटर्स के मदद से, लेटर्स के मदद से एक मीनिंगफुल यूनिट बनाएगा। उसी को जो है हम शब्द बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे सर, उसी को हम शब्द बोलेंगे। अब एक चीज यहां सीखने की यह बात है, ये जो यूनिट देख रहे हो ना बच्चों, इसी यूनिट को जो है, यूनिट को हिंदी में हम लोग इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इकाई बोलते हैं। और इसी यूनिट को इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों, इसी यूनिट को इंग्लिश लैंग्वेज में पता है क्या बोला जाता है, इसी यूनिट को इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोला जाता है सर, पार्ट ऑफ स्पीच। और इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं सर, 8। मतलब इसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब स्पीच क्या हुआ सर, जो भी मैं स्पीच, जो भी मैं बोल रहा हूं, वो क्या शब्द ही तो बोल रहा हूं। तो जो मैं शब्द बोल रहा हूं, वो सारे जितने भी शब्द हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनकी एक कैटेगरी, वो विभाजित हो जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। उसी को बोलते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब आप कह सकते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब शब्द विन्यास, मतलब शब्दों के जो विभाजित हो जाए, एक उसकी कैटेगरी बढ़ जाए। तो पार्ट ऑफ स्पीच के कुल्लम, वर्ड्स के कुल्लम 8 कैटेगरी होते हैं। कितने कैटेगरी होते हैं बच्चों, 8 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है। जैसे मैं बोलूं तो सर नाउन होता है, और क्या होता है सर, तो प्रोनाउन होता है, और क्या होता है सर, तो एडजेक्टिव होता है, और क्या होता है सर, तो वर्ब होता है, और क्या होता है सर, तो एडवर्ब होता है, और प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, और होता है कोई सर, हाँ बउआ, इंटरजेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, और इसी यूनिट को बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश भाषा में 8 होते हैं। कौन कौन से सर, सभी जानते हैं, बेसिक है, सभी जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो कुल्लम 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम जो है इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के छोटे छोटे डिफिनेशन को पढ़ेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर नाउन है तो क्या है, प्रोनाउन है तो क्या है। डिटेल्स में ना पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। और जब इसकी पार्टिकुलर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नाउन है तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के क्या नाम होते हैं, उन टाइप्स के नाम, उन टाइप्सों का क्या काम होता है, हर चीज को हम लोग डिटेल्स में वहां पढ़ेंगे। आज के क्लास में सिर्फ हम बेसिक इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है सर, प्रोनाउन क्या होता है सर, एडजेक्टिव क्या होता है सर। इन सारे चीजों को जो है आज हम लोग एक एक करके इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया, देखिए सबसे पहले आ गया पार्ट ऑफ स्पीच, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आ गया मेरे प्यारे बच्चों नाउन। तो नाउन का जो डिफिनेशन होता है शॉर्ट फॉर्म में, हम नाउन को नेमिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? नेमिंग वर्ड। मतलब आप ये जान लो कि हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ नाउन है मेरे बच्चा। सब कुछ क्या है? नाउन है। आप मुझे देख रहे हो ना, मैं नाउन हूं। आपको ये दिख रहा है ना, ये नाउन है। आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड नाउन है। समझ में आ रही है बातें? तो मतलब हम आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, वो सब कुछ नाउन है मेरे बच्चा, सब कुछ नाउन है। अब जैसे मैं कैमरा को देख रहा हूं तो बच्चा कैमरा नाउन हो गया। यहाँ लाइट को देख रहा हूं तो लाइट नाउन हो गया। फैन को देख रहा हूं तो फैन नाउन हो गया। तो मतलब कि हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं या जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ नाउन के कैटेगरी में आता है। और इसीलिए इसकी जो डिफिनेशन होती है बच्चा, वो होती है नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। मतलब जिसका भी नाम है वो नेमिंग वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड जो है वो नाउन कहलाता है। नाउन का एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो बच्चों। आई हैव नेवर रीड दैट बुक, आई हैव नेवर रीड दैट बुक। तो यहाँ पे बुक जो है वो नाउन है सर। क्या है? यहाँ पे बुक जो है वो नाउन है। जैसे मोनिका लिव्स इन दिल्ली, तो मोनिका सर नाम है, तो नाम नाउन हो गया सर। दिल्ली शहर का नाम है तो दिल्ली भी नाउन हो गया सर। द बैंड प्लेड ओनली ओल्ड सॉन्ग्स। अब यहाँ पे बैंड, बैंड भी एक नाम है सर, तो बैंड भी नाउन हो गया सर। ओल्ड सॉन्ग्स गाने, गाने भी नाउन है सर। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो जिसका भी जो भी नाम है, मतलब हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सब कुछ नाउन है। आपको मेरी ये घड़ी दिख रही है, ये भी नाउन है। मतलब जो कुछ भी दिख रहा है वो नाउन है। और नाउन का छोटा सा डिफिनेशन हो सकता है, नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होता है। वो क्या होता है बच्चा? नेमिंग वर्ड होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो नाउन है। ये सारे क्या हैं सर? ये सारे नाउन है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे आती है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है सर? तो प्रोनाउन होता है जो रिप्रेजेंट करता है नाउन को। जो किसे रिप्रेजेंट करता है? नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं नाउन हूं, मैं नाउन हूं, तो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगेगा? मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए ही का प्रयोग होगा। तो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। तो आप देख सकते हो, आई डू नॉट रियली नो हर, मतलब मैं जो है उसे बिल्कुल नहीं जानता हूं। तो यहाँ पे आई, मैं, मुझे, मैं क्या हूं सर? मैं नाउन हूं। तो मैंने अपने लिए मैं यूज किया, तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या हो गया सर? प्रोनाउन हो गया। उसके बाद नो हर। अब यहाँ पे हर की बात कर रहा है, उस लड़की की बात कर रहा है। तो लड़की वहां क्या है सर? नाउन है, और उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो इसी तरह से दिस इज अ हॉरेबल पेंटिंग, तो दिस यहाँ पे है, वो क्या ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हॉरेबल पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस नाउन हो गया सर। हु ऑन्स द निडल नाइस बाइक, तो यहाँ पे हु क्या हो गया सर? तो हु भी हमारा प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रही बातें? तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, जो किसे रिप्रेजेंट करे सर? जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन को रिपीटेशन को हटाने के लिए भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश टीचर हूं, मैं इंग्लिश टीचर हूं, तो यहाँ पे प्रोनाउन की जगह, प्रोनाउन की तरह मैंने मैं का प्रयोग किया, तो मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। अगर मैं बोलूं कि कुमार सौरभ एक इंग्लिश टीचर हूं, कुमार सौरभ एक इंग्लिश टीचर हूं, तो ये देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसी के वजह से जो है नाउन का प्रोनाउन का प्रयोग जो है नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ। तो भाषा को सिंपल बनाने के लिए और बार बार रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम लोग जो है नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मोनिका इज अ
गुड गर्ल, मोनिका इज अ गुड गर्ल। फिर मैं लिख दूं कि मोनिका लिव्स इन दिल्ली। फिर लिख दूं मोनिका, तो देख रहे हो आप, मोनिका इज अ गुड गर्ल, मोनिका लिव्स इन दिल्ली, मोनिका फादर्स। मतलब कि ये बार बार जो ये मोनिका मोनिका आ रहा है ना, तो भाषा में जो है ना वो रिपीटेशन जो है वो रिपीटेशन मान नहीं है, ऑकवर्ड लगता है। तो भाषा में अगर आप रिपीटेशन बार बार एक ही चीज को बार बार दोहराओगे, उसके नाम को बार बार दोहराओगे, तो ये जो है भाषा को सही नहीं माना जाता है, भाषा में ये चीज सही नहीं माना जाता है। तो इसी के लिए जो है ना हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, और प्रोनाउन के लिए मोनिका को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग शी यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग शी यूज करेंगे। तो बार बार रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रोनाउन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को। वो किसे रिप्रेजेंट करता है सर? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसे हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है सर? तो एडजेक्टिव होता है ऐड डिटेल्स इन अ नाउन अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन में ऐड डिटेल करेगा। जो नाउन और प्रोनाउन में क्या करेगा सर? ऐड डिटेल करेगा। जैसे ऐड डिटेल, जैसे बॉय हो गया नाउन, क्या हो गया सर? नाउन। और नाउन के हम लोग डिटेल ऐड कर दिए कि ये हो गया गुड बॉय। मैं लिख दिया GIRL गर्ल, इधर लिख दिया बैड गर्ल। तो ये नाउन है सर। ये क्या है? ये है नाउन। और ये नाउन में मैंने ऐड डिटेल कर दिया, तो ये हो गया सर एडजेक्टिव। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एडजेक्टिव। तो नाउन में हमने ऐड डिटेल किया, मतलब नाउन में हमने नाउन को एक जानकारी ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। लड़का तो है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो वह एक लड़का है, और उसी में मैंने और ऐड इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऐड कर दिया कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो यह जो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है सर? तो ऐड डिटेल्स इन अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन में ऐड डिटेल करे, जो ऐड डिटेल करे, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे देखो ना, यहां देखो, जैसे मैं बोलूं PEN पेन, PEN पेन, और पेन के पहले मैं लिख दिया दिस पेन, यह पेन। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया सर? ये एडजेक्टिव हो गया। और पेन क्या हो गया सर? नाउन हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूं ये पेन है, ये क्या है सर? ये पेन है। और इस पेन को मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड डिटेल कर दिया कि दिस पेन, यह पेन। तो यह एडजेक्टिव और ये पेन नाउन। तो ये हो गया दिस पेन। तो एडजेक्टिव क्या होता है सर? तो नाउन में ऐड डिटेल करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें बतलाता है। तो उसकी एग्जांपल्स देख सकते हो। द डॉग इज बिगर देन द रैबिट, द डॉग इज बिगर देन द रैबिट। तो ये बिगर क्या है सर? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। सी इज द लेजिएस्ट पर्सन आई नो। तो ये लेजिएस्ट क्या है सर? पर्सन है। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, किस में? नाउन में। द डॉग जो है बड़ा है, किससे? रैबिट से। तो नाउन में इंफॉर्मेशन ऐड किया। सी इज द लेजिएस्ट पर्सन आई नो, वह जो है वो क्या है? एक लेजिएस्ट मतलब आलसी पर्सन है, मैं जानता हूं। तो ये किस में ऐड डिटेल कर रहा है? ये सी में ऐड डिटेल कर रहा है, नाउन में ऐड डिटेल कर रहा है। तो जो नाउन में ऐड डिटेल करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रही है बातें? आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है सर? आगे आ गया वर्ब। अब ये वर्ब क्या होता है सर? वर्ब जो है वो एक्शन को शो करता है, हैपनिंग को शो करता है, और पोजीशन को शो करता है। समझ में आ रही बात है? वर्ब जो है एक्शन मतलब क्रिया को शो करता है,
उसके बाद हैपनिंग मतलब होना, या फिर कह सकते हो एक स्टेट, अवस्था को शो करता है। और पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार को शो करता है। कौन? वर्ब। समझ में आ रही है बात है? जैसे आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, तो ये क्या है सर? वर्ब है। यू विल चेक, ये वर्ब है। आई हर्ड यू यूज्ड टू सिंग, ये वर्ब है। यस आई संग, ये भी क्या है सर? ये भी वर्ब है। तो इसमें जो है, इसमें सारे एक्शन को शो कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है सर? एक्शन को शो कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझो। जैसे मैं बोलूं आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो ये खाना, ये क्या है सर? ये वर्ब है। और ये वर्ब में क्या शो कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है, हैपनिंग शो कर रहा है, या पोजीशन शो कर रहा है? तो तुम बोलोगे सर कि यहाँ पे जो ये वर्ब है ये एक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक्शन को शो कर रहा है। समझ में आ रही है बातें? तो आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, यहाँ पे ईट जो है वो वर्ब है, और यहाँ पे वर्ब क्या शो कर रहा है सर? एक्शन का काम कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। तो वर्ब का ये काम है बच्चा कि एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? एक्शन को। वर्ब कहीं कहीं एक्शन की तरह काम करता है, कहीं कहीं हैपनिंग स्टेट की तरह काम करता है, और कहीं कहीं पोजीशन की तरह काम करता है, अधिकार को बतलाने का काम करता है। तो यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है सर। हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझें। अगर मैं बोलूं कि मोनिका इज अ मैथ टीचर, मोनिका इज अ मैथ टीचर। अब यहाँ पे इज क्या है सर? कोई आपसे पूछेगा तो आप बड़े ही आराम से बता दोगे कि इज जो है सर वो वर्ब है। इज क्या है सर? वर्ब है। और ये वर्ब किस तरह से काम कर रहा है सर? तो आप बोलोगे यह जो वर्ब है ये काम कर रहा है हैपनिंग की तरह। किसके तरह? हैपनिंग की तरह, मतलब होना, या फिर इसको कह सकते हो एक अवस्था है, स्टेट की तरह ये काम कर रहा है। मतलब कि वर्ब है मतलब होना, स्टेट मतलब मोनिका जो है एक टीचर है, यह एक अवस्था है, यह एक हैपनिंग है। समझ में आ रही है बातें? तो वर्ब जो है वो हैपनिंग की तरह भी काम करता है। दिस इज अ पेन, तो इज यहाँ पे वर्ब है, तो यह हैपनिंग की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रही बात है? ही इज अ गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है, तो होना को शो कर रहा है। तो इज यहाँ पे वर्ब है, हिज यहाँ पे वर्ब है, और कैसे शो कर रहा है सर? तो हैपनिंग की तरह शो कर रहा है। तो ये जो है वर्ब का दूसरा काम है। और तीसरा काम क्या है सर? पोजीशन। तो पोजीशन को भी शो करता है। कौन बच्चों? वर्ब। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव अ खा, आई हैव अ खा, तो यहां पे हैव क्या है सर? तो हैव जो है यहाँ पे ये वर्ब है। और ये वर्ब किस तरह से इस सेंटेंस में काम कर रहा है? इसमें क्या वर्ब जो है ये क्या शो कर रहा है सर? तो आप बोलोगे कि ये जो है सर वो पोजीशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है। मतलब इसमें अधिकार जता रहा है कि मेरे पास जो है एक कार है, मेरे पास जो है एक कार है। समझ में आ रही बात है बच्चों? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वर्ब जो है वो एक्शन की तरह भी काम करता है, हैपनिंग की तरह भी काम करता है, और पोजीशन की तरह भी काम करता है। कोई दिक्कत? और आपको पता ही है वर्ब के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, तो सारे टाइप जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल्स में आगे बताऊंगा। अभी आज सिर्फ इतना जानेंगे, इसके छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को जानेंगे। उसके बाद है सर एडवर्ब। उसके बाद क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है सर? तो वो ऐड डिटेल्स करता है। किसमें? वर्ब में। जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। जैसे मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। अब मैं बोलूं कि मैं तेज दौड़ता हूं, तो क्या किया? वर्ब क्या है सर? वर्ब जो है, मैं बोलूं कि मैं दौड़ता हूं तो आई रन, मैं दौड़ता हूं। मैं तेज दौड़ता हूं तो आई रन फास्टली, आई रन फास्टली। समझ में आ रही बात है? तो जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा, जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा
वो एडवर्ब कहलाएगा। जैसे मोनिका एक्ट रूडली, मोनिका एक्ट रूडली, तो देखो यहाँ पे एक्ट क्या है सर, यहाँ पे एक्ट जो है ये एक्ट यहाँ पे वर्ब है, और वो किस तरह से एक्ट कर रही है सर, तो रूडली एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा, जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा, जैसे वर्षा राइट्स क्वाइट क्विकली, वर्षा राइट्स क्वाइट क्विकली, तो यहाँ पे राइट्स क्या है सर, यहाँ पे राइट्स क्या है सर, तो यहाँ पे राइट्स वर्ब है। वो किस तरह से लिखती है, तो थोड़ा जल्दी में लिखती है, थोड़ा जल्दबाजी में लिखती है। तो वर्षा राइट्स क्वाइट क्विकली, तो ये क्या है सर, ये हमारा यहाँ पे एड वर्ब है। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड, तो यहाँ पे लेट्स गो, गो क्या है सर, वर्ब है। कहाँ जाना है सर, अंदर, तो यहाँ पे इनसाइड क्या है सर, एड वर्ब है। तो कहने का यह मतलब हुआ, कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा, जो नाउन और प्रोनाउन में ऐड डिटेल करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो नाउन एंड प्रोनाउन में ऐड डिटेल्स करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जो नाउन और प्रोनाउन में ऐड डिटेल करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा, जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। समझ में आ रही बात है? जो नाउन एंड प्रोनाउन में ऐड डिटेल करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, जो वर्ब में ऐड डिटेल करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। कोई दिक्कत तो है तो बताओ मेरे को। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है सर? तो आगे है हमारे पास प्रीपोजिशन। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है सर? प्रीपोजिशन जो होता है वो संबंध बनाता है। क्या बनाता है सर? प्रीपोजिशन जो है वो संबंध बनाता है, मतलब ये संबंध बोधक होता है। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैं पॉकेट में रख रहा हूं, तो पॉकेट से और पेन से एक संबंध बन गया कि आपका पेन कहाँ है सर? तो पॉकेट में है। तो समझ में आ रही है? पॉकेट में है, तो एक संबंध बन गया, पॉकेट और पेन से एक रिश्ता जुड़ गया कि पेन कहाँ है सर? तो पॉकेट में है। इसी को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, तो आप कहाँ पढ़ रहे हो सर? तो आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो, तो आपके कमरे से और आपसे एक रिलेशन बन गया, एक संबंध बन गया। जैसे कि आप किस चीज से पढ़ रहे हो सर? तो सर मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूं, तो आपका मोबाइल और आप में एक संबंध बन गया। उसी को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। और प्रीपोजिशन जो है वो संबंध बनाने का काम करता है। किसके किसके बीच? दो नाउन के बीच, दो नाउन के बीच, दो संज्ञा के बीच। मोबाइल आपका नाउन है, आप भी नाउन हो, तो आपके दोनों में संबंध बना। तो ये क्या है? दोनों नाउन के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। कौन सर? प्रीपोजिशन। उसी को हम लोग हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। उसी को क्या बोलते हैं सर? रिलेटिंग वर्ड। जैसे मदन इज कमिंग फॉर डिनर एट 7 PM। तो मदन को जो है मदन आ रहा है डिनर के लिए कितने बजे सर? एट 7 PM। तो ये एट जो है यही हमारा प्रीपोजिशन है जो संबंध बनाने का काम कर रहा है। यू लेफ्ट द कप ऑन द किचन काउंटर। कहाँ छोड़ दिया सर? ऑन। ये ऑन क्या है सर? यही प्रीपोजिशन है। मोनिका वॉक टू द शॉप। अब ये ठ क्या है सर? यही प्रीपोजिशन है। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं जैसे ठ, ऑन, एट,
ये सारे ही प्रीपोजिशन होते हैं और इनकी जो है अलग अलग यूज होती है। ये हम लोग जो है प्रीपोजिशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पहचान लें, जान लें कि प्रीपोजिशन होता क्या है और प्रीपोजिशन का फेस कैसा होता है, चेहरा कैसा होता है। तो देख रहे हो ना, एट, ऑन, था, ये सारे प्रीपोजिशन है मेरे प्यारे बच्चों। और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है दो नाउन के बीच में संबंध बनाते हैं, दो नाउन के बीच में संबंध बनाते हैं और इसीलिए इनको जो है रिलेटिंग वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिंग वर्ड कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आगे आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ना। जंक्शन मतलब जोड़ना और कंजंक्शन इसी को बोल देते हैं जोड़ने का जो काम करता है, मतलब ज्वाइनिंग वर्ड, मतलब ज्वाइनिंग वर्ड। ये जो है दो नाउन को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो आप बोलोगे सर ये फ्रेज क्या होता है, ये क्लोज क्या होता है, ये सेंटेंस क्या होता है? तो इसकी डिस्कशन जो है हम लोग आगे करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो हम लोग, जैसे कि मैं बोलूं राम और उसके बाद मैं बोलूं श्याम, राम एंड श्याम। मैंने बोला राम श्याम, तो राम जो है ये एक अलग वर्ड है, श्याम जो है ये एक अलग वर्ड है। लेकिन हम चाहते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें। भाषा में क्या करें? इन दोनों को जोड़ दें। तो भाषा में इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग जो है यहां लगा देंगे एंड। तो ये हो गया राम एंड श्याम। तो अब ये जुड़ गया। अब ये क्या हो गया सर? जुड़ गया। और इसी जुड़ने का जो काम किया है इसी को जो है हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंजंक्शन बोलते हैं। तो राम एंड श्याम अब ये भाषा में जुड़ गया। अब तुम कह सकते हो कि राम और श्याम जो है वो भाई है, राम और श्याम जो है वो एक दोस्त है, मतलब कुछ भी तुम मीनिंग निकाल सकते हो इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर। तो इसीलिए कंजंक्शन को जो है ज्वाइनिंग वर्ड बोला जाता है। अब यहाँ पे शब्द है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। इन दोनों वर्ड को क्या किया? ये कंजंक्शन ने जोड़ दिया। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बबीता लाइक स्विमिंग एंड हाइकिंग। तो यहाँ पे एंड क्या किया सर? जोड़ दिया कि उसे जो है ये भी पसंद है और इसे ये भी पसंद है, दोनों पसंद है, तो जोड़ दिया। देखो, यू कैन चूज व्हाट सिनेमा वी वॉच बिकॉज आई चूज द लास्ट टाइम। तो यहाँ पे बिकॉज, यहाँ पे इसको जोड़ा, यहाँ पे इसको जोड़ा, तीन दोनों को भी जोड़ने का काम कौन किया? बिकॉज। तो ये भी क्या है सर? कंजंक्शन है। ये भी क्या है सर? कंजंक्शन है। यू कैन ईदर गो आउट फॉर लंच और गो टू द थिएटर। अब यहाँ पे देखो, ये इधर और ये भी क्या है सर? ये भी कंजंक्शन है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो भी सर जोड़ने का काम करेगा ना इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कंजंक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा सर? कंजंक्शन कहलाएगा। और कंजंक्शन के मदद से ही जो है हम बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे छोटा सेंटेंस हुआ, उसमें कंजंक्शन जोड़ दिए हैं, उसके बाद एक और सेंटेंस जोड़ दिए, फिर कंजंक्शन जोड़ दिए, फिर एक और सेंटेंस जोड़ दिए, और इसी तरह से एक बड़ा सा सेंटेंस बन जाता है कंजंक्शन के मदद से। और कंजंक्शन का यूज इसीलिए किया जाता है कि बड़े बड़े सेंटेंस में इसमें जोड़ने का काम करता है। कौन सर? कंजंक्शन। और इसी के वजह से मेरे प्यारे बच्चों, कंजंक्शन को जो है हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाओ सर, इसके बाद है सर इंटरजेक्शन। इसके बाद क्या है बच्चों? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है सर? तो इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग। जो सडनली हमारे दिमाग में कोई भी शब्द आ जाता है उसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते जो है हमारा फैन गिर जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? ओ माय गॉड, मेरा फैन गिर गया। तो मतलब अभी तो हम सोचे हुए नहीं थे उस शब्द बोलने के लिए, लेकिन एकदम से जो मेरे साथ हुआ और एकदम से मेरे जुमा पे बिना सोचे हुए वो वर्ड आ गया। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कि मैं किसी को पसंद करता हूं और वो मेरे सामने आ जाए, तो मेरे मुंह से एकदम से निकल जाएगा, ओ वाओ तुम यहाँ पर।
समझ में आ रही बात है। तो यह जो है इंटरजेक्शन का काम करता है। इंटरजेक्शन का काम कहने का मतलब हुआ कि सडनली, मतलब हम उस शब्द को सोचे हुए नहीं रहते हैं और सडनली वो हमारे दिमाग में आता है और हमारे जुबान से निकल जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ओ ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो अगर कहीं आपको कार दिख गया तो बोलते ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओ दिस लुक्स बैड, वेल इट्स टाइम टू से गुड बाय, हरी वी वॉन द मैच, आउच दैट हर्ट टू बैडली, वाओ दैट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओ माय गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, उफ दैट गाइज वाज अनबिलीवेबली टॉल। समझ में आ रही बात है बच्चों। ये जितने भी तुम देख रहे हो ना, ओ आ बेल हरी आउच वाई ओ माय गॉड, ये सारे कंजंक्शन है। ये सारे क्या है सर? इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन नहीं है बाबू, इंटरजेक्शन है। ये सारे क्या है? इंटरजेक्शन है, जो कि सडनली फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स जो है हमारे माइंड में आ जाता है, सडनली हमारे माइंड में आ जाता है और हम जो है उसे बोल बैठते हैं। समझ में आ रही बात है। जैसे कि अब मान लिया जाए कि आपके सामने आपको जो इंसान बहुत ज्यादा पसंद है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो आपके सामने कभी आएगा और वो आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो आप नहीं सोचे हुए हो वो आपके जुबान से कुछ शब्द जो है निकल जाएंगे। तो जो शब्द निकल लेंगे उस वक्त, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं सर? इंटरजेक्शन बोलते हैं। शायद मुझे लग रहा है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, वर्ड छूटा हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है। एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जो आएगा उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप, आई होप कि आपको ये सारी जो छोटी छोटी डिफिनेशन मैंने अभी डिस्कस किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आया होगा वो बच्चे जो हैं मुझे कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उनको उनके आंसर का रिप्लाई मैं करूंगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों को ये क्लास पसंद आया होगा, जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, वो बच्चे सबसे पहले तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेके। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।